हेलो दोस्तों, तो चलो स्टार्ट करते हैं आज का नेक्स्ट टॉपिक, डेमोक्रेसी प्रोसीजरल एंड सब्सटेंटिव। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इग्नू के टर्म एंड एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। आजकल के टाइम में डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट एक बहुत ही पॉपुलर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। पुराने टाइम में डायरेक्ट डेमोक्रेसी होती थी। जैसे हम ग्रीस की एग्जाम्पल ले लेते हैं, एथेंस की एग्जाम्पल ले लेते हैं। बट डायरेक्ट डेमोक्रेसी आजकल के टाइम में पॉसिबल नहीं है, बिकॉज स्टेट्स इतनी बड़ी हैं, पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा है, सोसाइटीज लार्ज हैं, कॉम्प्लेक्स हैं। इसलिए हमारी डेमोक्रेसी की नेचर है रिप्रेजेंटेटिव, या जिसको हम लिबरल डेमोक्रेसी भी बोलते हैं, या फिर इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी। इस रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी में लोग अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को चूज करते हैं, उनको इलेक्ट करते हैं, और रिप्रेजेंटेटिव्स लोगों के बिहाफ पे डिसीजंस लेते हैं, उनके बिहाफ पे रूल करते हैं। तो अल्टीमेटली फाइनली सॉवरेंटी किनके हाथों में रहती है? लोगों के हाथों में। लोग अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को अकाउंटेबल बनाते हैं। अगर उनको लगता है कि उनके रिप्रेजेंटेटिव्स अकाउंटेबल नहीं है, या फिर गवर्नमेंट अच्छे से रन नहीं कर रही है, या फिर वो रिप्रेजेंटेटिव्स अच्छे से रूल नहीं कर रहे हैं, तो वो गवर्नमेंट को चेंज भी कर सकते हैं। तो अगर हम बात करें डेमोक्रेसी की, तो इसको दो तरह से डिफाइन किया जा सकता है, प्रोसीजरल एंड सब्सटेंटिव। तो सबसे पहले प्रोसीजरल डेमोक्रेसी की बात करते हैं। प्रोसीजरल डेमोक्रेसी, जैसे नाम से ही पता चलता है कि इसमें प्रोसीजर है, डेमोक्रेसी का प्रोसीजर। अब डेमोक्रेसी का प्रोसीजर क्या होता है? फ्रीडम, लिबर्टी, इक्वालिटी। ओके, तो डेमोक्रेसी में फ्री एंड फेयर इलेक्शंस होते हैं, पॉलिटिकल इक्वालिटी होती है, मींस किसी को भी राइट है पॉलिटिक्स में पार्टिसिपेट करने का, इलेक्शंस कंटेस्ट करने का, वोट करने का। पॉलिटिकल पार्टीज में फेयर कंपटीशन होता है। लेजिस्लेटिव असेंबलीज इंस्टीट्यूशंस होती हैं डेमोक्रेसी में, जैसे लेजिस्लेचर हो गई, एग्जीक्यूटिव हो गई, जुडिशरी हो गई, कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट होती है। ठीक है, तो प्रोसीजरल डेमोक्रेसी एम्फेसाइज करती है दो चीजों पे। ये बात आपको ध्यान रखनी है, दो चीजों पे ये एम्फेसाइज करती है, एक प्रोसीजर हो गया, दूसरा इंस्टीट्यूशंस। अंडरस्टूड? प्रोसीजर एंड इंस्टीट्यूशंस ऑफ डेमोक्रेसी, इसी को ही हम प्रोसीजरल डेमोक्रेसी बोलते हैं। डेमोक्रेसी लोगों के कंसेंट के ऊपर डिपेंड करती है। डिसीजंस पब्लिक द्वारा ही लिए जाते हैं, चाहे ये डिसीजंस इनडायरेक्ट वे में लिए जाते हों, और ये सब लोगों की वेलफेयर के लिए ही होता है। मतलब लोगों की वेलफेयर इसका मेन एम है। बट अब क्वेश्चन ये उठता है कि हम कैसे असेस कर सकते हैं कि ये डेमोक्रेसी अच्छे से या प्रॉपरली रूल कर रही है, वर्क कर रही है कि नहीं कर रही है। इस असेसमेंट का क्राइटेरिया बताया गया है पार्टिसिपेशन और कंपटीशन से। मींस दो वेज हैं डेमोक्रेसी को असेस करने के। फर्स्ट थिंग इज पार्टिसिपेशन, सेकंड थिंग इज कंपटीशन। जैसे कि नाम से ही पता चलता है, इन वर्ड से पता चलता है, पार्टिसिपेशन मींस पार्टिसिपेशन किसके द्वारा? लोगों के द्वारा। और किस में पार्टिसिपेशन? पॉलिटिक्स में पार्टिसिपेशन। ये किसी तरह का भी पार्टिसिपेशन हो सकता है, इलेक्शंस में पार्टिसिपेशन हो सकता है, या फिर किसी भी तरह का डेमोन्स्ट्रेशन गवर्नमेंट के अगेंस्ट, गवर्नमेंट की पॉलिसीज के अगेंस्ट, या गवर्नमेंट की पॉलिसीज को चेंज करने के लिए। और कंपटीशन बिटवीन पॉलिटिकल पार्टीज, कि कितने लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं एक कंट्री में, किसमें? पॉलिटिक्स में। जैसे इलेक्शंस हो रही हैं तो कितने लोग वोट दे रहे हैं, कितनी पार्टीज कंपीट कर रही हैं।
ये क्राइटेरिया है डेमोक्रेसी को असेस करने का। और ये सब असेसमेंट होती है सर्वे मेथड से, स्टैटिस्टिकल मेथड से। ठीक है, जैसे जब इलेक्शंस होते हैं तो इलेक्शंस के बाद पूरा सर्वे किया जाता है, स्टैटिक्स बनाए जाते हैं, कितने लोगों ने पार्टिसिपेट किया, कितने लोगों ने पार्टिसिपेट नहीं किया। इस तरह से डेमोक्रेसी की असेसमेंट होती है। नेक्स्ट इज सब्सटेंटिव डेमोक्रेसी। प्रोसीजरल डेमोक्रेसी क्लेम करती है कि एक डेमोक्रेटिक कंट्री में पॉलिटिकल इक्वलिटी होती है, सब इक्वल होते हैं, वेलफेयर स्टेट होती है। बट इन्हीं ग्राउंड्स पे प्रोसीजरल डेमोक्रेसी को क्रिटिसाइज किया जाता है। चाहे डेमोक्रेसी क्लेम करती है कि सब लोग बराबर हैं, इक्वल हैं, बट ऐसा नहीं है। कुछ एक सिटीजन्स को सुपीरियर समझा जाता है, कुछ को इंफीरियर। डिफरेंस है पुअर और रिच पीपल में। कुछ लोग अनएजुकेटेड हैं या कम एजुकेटेड हैं, कुछ लोग सोशली डिसएडवांटेज हैं, जिनको पूरे राइट्स भी नहीं मिलते, प्रॉपर राइट्स भी नहीं मिलते। इस तरह से एक डेमोक्रेटिक सोसाइटी में भी, डेमोक्रेटिक कंट्री में भी सोशल एंड इनइक्वालिटीज एग्जिस्ट करती हैं। इसलिए हमारे थ्योरिस्ट एम्फेसिस करते हैं सब्सटेंटिव डेमोक्रेसी पे, सब्सटेंटिव डेमोक्रेसी की इंपॉर्टेंस पर। अकॉर्डिंग टू दीज एक्सपोनेंट्स, डेमोक्रेसी में लोगों की वेलफेयर को प्राइमेसी मिलनी चाहिए। इसलिए वो डेमोक्रेसी की लिबरल पोजीशन को एक्सेप्ट नहीं करते हैं, वो लिबरल डेमोक्रेसी को एक्सेप्ट नहीं करते हैं। इसलिए ये एक्सपोनेंट्स कहते हैं कि लिबरल डेमोक्रेसी, रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी में कुछ चेंजेस होना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एडजस्टमेंट्स ऐसी होनी चाहिए कि सब लोगों को इक्वल ट्रीटमेंट मिले और लोगों का वेलफेयर ज़्यादा हो। यही इसका अल्टीमेट गोल होना चाहिए डेमोक्रेसी का। फेयर मैनर्स में इलेक्शन कंडक्ट कराना या सबको वोटिंग राइट देना, पॉलिटिकल पार्टीज, प्रेशर ग्रुप्स, ये सब इनफ कंडीशंस नहीं है डेमोक्रेसी की। चाहे ये इंपॉर्टेंट भी है, बट डेमोक्रेसी में वेलफेयर, जैसे कि मैंने अभी बताया, वेलफेयर ज्यादा इंपॉर्टेंस रखता है। इसी ऑल्टरनेटिव व्यू को सब्सटेंटिव डेमोक्रेसी कहते हैं। बीथम ने सब्सटेंटिव डेमोक्रेसी के बारे में बताया कि ये सोशल एजेंडा है डेमोक्रेटाइजेशन का। मींस ये सोसाइटी में होनी चाहिए, पूरी तरह से सोसाइटी में होनी चाहिए। पार्टिसिपेशन तो है लोगों की, कॉम्पिटिशन्स भी है, इलेक्शंस में कंपटीशन भी है, बट इसके अलावा भी ये सोसाइटी में कंप्लीटली एब्जॉर्ब होना चाहिए। डेमोक्रेटिक प्रोसेस के डिसीजंस, उनके रिजल्ट, उनके आउटकम्स सब लोगों के फेवर में होने चाहिए और वो इक्वल होने चाहिए, इक्वल फेवर होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि जो भी डिसीजंस लिए जा रहे हैं वो कुछ लोगों के फेवर में या कुछ एक पावरफुल ग्रुप्स या इंडिविजुअल की फेवर में हो रहे हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। अब इंडिया के ही एग्जाम्पल ले लेते हैं। इंडिया में सब्सटेंटिव डेमोक्रेसी में बहुत ज़्यादा, मतलब ये एक बहुत ही ज़्यादा चर्चा का विषय बनी हुई है। तो इसका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल पाया जा रहा है इंडिया में। ये इसलिए इस पे डिस्कशन हो रहा है कि एक स्टेट का क्या रोल है वेलफेयर, लोगों के वेलफेयर में। एक स्टेट इफेक्टिव स्टेट होना चाहिए,
ताकि वो पॉलिसीज को इम्प्लीमेंट कर सके लोगों के फेवर में। अगर एक स्टेट अच्छे से काम नहीं करता है या फिर अथॉरिटेरियन बन जाता है तो सिविल सोसाइटी को उस पर कंट्रोल करने का पूरा राइट होना चाहिए। मीन्स एक सिविल सोसाइटी ही स्टेट को कंट्रोल कर सकती है, स्टेट की मनमानियों को, उसके अथॉरिटेरियनिज्म को एक सिविल सोसाइटी ही कंट्रोल कर सकती है। इसलिए सिविल सोसाइटी का रोल बहुत ही बड़ा हो जाता है और स्टेट और सोसाइटी में, सिविल सोसाइटी में बहुत ही इंपॉर्टेंट रिलेशन है, एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री है ये। एक स्टेट में बहुत सारे चैलेंजेस हो सकते हैं और अब ये डिपेंड करता है कि एक स्टेट उन चैलेंजेस से कैसे डील करती है, डेमोक्रेटिक वे में डील करती है या फिर ऐसे ही उनको सप्रेस करती है। इंडिया की एग्जांपल ले लेते हैं। इंडिया में जैसे आइडेंटिटी पॉलिटिक्स आजकल बहुत ही कॉमन हो रही है। दलित की इशू, ओबीसीज की इशू, वुमेन इशू, ट्राइबल इशू, एथनिसिटी, एनवायरमेंटल इश्यूज, बहुत सारे इश्यूज हैं। बहुत सारी सोशल मूवमेंट्स भी हो रही हैं। और अगर एक स्टेट इनसे इफेक्टिवली डील कर लेता है तो वो एक डेमोक्रेटिक कंट्री है। नेक्स्ट एग्जांपल ले लेते हैं 73rd एंड 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स। ये अमेंडमेंट्स पास हुई थी 1992 में, दिसंबर 1992 में पार्लियामेंट ने इनको पास करा था। और ये अमेंडमेंट थी लोकल सेल्फ गवर्नेंस की, जो कि इंट्रोड्यूस हुआ था रूरल एंड अर्बन इंडिया में। और इन्हीं कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स में वुमेन, ओबीसीज और दलित्स को 33% कोटा भी मिला है, मीन्स सीट्स रिजर्व्ड है उनकी। बट इससे पहले बहुत सारे ऐसे सोशल ग्रुप्स थे जो डोमिनेट कर रहे थे पंचायत को, विलेजेस को। तो इस तरह से डेमोक्रेसी का जो मेन पर्पस है वो डिफीट हो जाता है। बट 73rd 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट ने डेमोक्रेसी की ट्रू नेचर शो करी, पर्पस, डेमोक्रेसी का पर्पस सॉल्व किया। इसके अलावा 29 सब्जेक्ट्स जो थे वो लोकल बॉडीज को ट्रांसफर किए गए, पंचायत और म्यूनिसिपैलिटीज को ट्रांसफर किए गए स्टेट गवर्नमेंट से, बिकॉज लोकल बॉडीज को अब बहुत सारी पावर्स मिल गई थी। इस तरह से इनकी डेवलपमेंट होनी भी स्टार्ट हुई। इस तरह से इंडिया में डेमोक्रेसी की असेसमेंट नेशनल, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर अलग अलग तरीके से होती है और ये जो तीनों लेवल एक दूसरे से इंडिपेंडेंट हैं। रजनी कोठारी की ओपिनियन में इंडियन स्टेट का बहुत बड़ा रोल है डेमोक्रेसी को बिल्डअप करने में। और जब इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ था उसके बाद में इंडिया की कंडीशंस आप सब जानते ही हो, इकोनॉमिकली बैकवर्ड था, पॉलिटिकली भी इतना स्ट्रांग नहीं था। तो इंडियन स्टेट्स ने बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया है डेमोक्रेसी को स्ट्रांग बनाने में। वेलफेयर स्कीम्स इंट्रोड्यूस की, डेवलपमेंट प्रोग्राम्स बनाए, इससे इंडिया की डेमोक्रेसी बहुत ही स्ट्रांग हो गई। और ये डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, बिकॉज वेलफेयर मेन पर्पस है और वेलफेयर कुछ एक लोगों का ही नहीं, सब लोगों का होना चाहिए। तो दोस्तों ये था हमारा आज का टॉपिक। उम्मीद करती हूँ आप सबको समझ में आया होगा। अगर आपको किसी और टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो मेरे को आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो, भेज सकते हो। धन्यवाद।